पेश होगा देश का आम बजट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण और इस बार भी पेपरलेस होगा बजट। आम जनता से कारोबारियों तक को बजट से बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। तो आज बहुत ही खास दिन है और आज के दिन का जो इंतजार रहता है वो लगभग सभी को रहता है, क्योंकि सबको उम्मीदें रहती हैं कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, जो केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है, उसमें उनके लिए क्या कुछ खास होगा, क्या छूट रहेगी, क्या लाभ होगा। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करने वाली हैं। आज 11 बजे आम बजट पेश होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार सह रहे लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट कुछ अलग होगा और मंगलकारी होगा। बजट से आस होगा चौतरफा विकास। बुनियादी चीजें, जरूरत की चीजें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन सब लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बढ़ेगा रोजगार, होगा सबका बेड़ा पार। हम ये चाहते कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। चुनाव की वजह से लोक लुभावन बजट। आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। करीब 52 मिनट तक संसद में चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस अभिभाषण के साथ ही साल 2022 के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने भी बजट सत्र को सार्थक और उपयोगी होने की अपील की। चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी संसद सदस्यों को आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल कॉपी दी गई। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। इस साल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इस बार का देश का बजट कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लीजिए। विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। 2022 और 23 में ग्रोथ रेट 8.5% तक रहेगी। Next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. ये तो हुआ आगामी यानी 22-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। अब पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण की बात जान लीजिए। तब अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में देश की विकास दर 11% पर रह सकती है, लेकिन रहा ये। Economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. यकीनन 2020-21 से इस बार का विकास दर अधिक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो उम्मीद लगाई गई थी उससे विकास दर का ये लक्ष्य पीछे रह गया और इससे 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है। अब सवाल है कि बजट है क्या और इस सत्र में पेश होने जा रहा बजट आखिर कैसा होगा। आपको बता दें, बजट में सरकार की तरफ से आगामी साल का आय और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। बजट पेश होने के 1 हफ्ते के बाद से ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है।
आपको बता दें कि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। अपने कारोबार के लिए राहत चाहता है व्यापारी, तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट में छूट की उम्मीद रहती है। उम्मीद है मंगलवार को पेश होने जा रहा देश का आम बजट सबके लिए मंगलकारी होगा और इससे हर वर्ग की चाहत पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में सीधी भर्ती में 73% आरक्षण को लागू कर दिया गया है। प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय भर्ती प्रक्रिया में 73% आरक्षण को लागू कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है और अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग को 10% का आरक्षण मिलेगा। तो इस तरीके से जो आरक्षण को लेकर लगातार बातें चली आ रही थी, अब सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर जारी कर दिया है और इस रोस्टर में तमाम जो कैटेगरीज हैं, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है, जारी किया गया है। 73% आरक्षण लागू होने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि पिछड़ों की लड़ाई पार्टी ने लड़ी, जिसके बाद राज्य सरकार आरक्षण का आदेश जारी की है। तो देखिए, अब जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो श्रेय लेने की होड़ में। उनका यह कहना है कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और इसकी वजह से आरक्षण लागू हुआ है। पार्टी सरकार की पिछड़े वर्गों के खिलाफ साजिश की अब पोल खुलने लगी है। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए, 8 मार्च 2019 को प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार द्वारा लागू किए गए पिछड़ा वर्ग आरक्षण के परिपालन में 27% आरक्षण के साथ पिछड़े वर्गों की सीधी भर्ती की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया था, जो अभी तक पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं मिलने दे रहा था। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों की लड़ाई अदालत से लेके जमीन तक लड़ी। अंततः सरकार की एक टाला मटोली बंद करनी पड़ी और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए आदेश जारी करना पड़ा। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्गों के हितों की लड़ाई। तो सुना आपने और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गया। अरुण, एक तरफ सरकार ने 73% आरक्षण लागू किया और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें खास बात ये भी है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी किया गया है। गरीब और कमजोर वर्ग के जो सामान्य वर्ग के लोग, उनके लिए भी 10% की व्यवस्था की गई। तो कहा जाए कि सभी वर्गों को एक तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की गई। और श्रेय लेने की जहां तक बात है, वो इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसका श्रेय लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसका मैसेज भी उन राज्यों में जाए कि जो बीजेपी है वो ओबीसी के हितैषी है। 27% आरक्षण उन्होंने सीधी भर्ती में कर दिया है और इसके लिए आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए हैं। तो एक तरह से बीजेपी के लिए ये मैसेज जाए दूसरे राज्यों में कि बीजेपी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और यही वजह है कि उसने जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं उसके बावजूद 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है। तो एक तरह से ओबीसी को भी अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया है और इसका फायदा हालांकि सभी लोगों को होगा, क्योंकि 2019 से इसको लागू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 2019 से लागू किया जाएगा तो कई लोगों को इससे फायदा मिलेगा। आप लगातार बने रहें अरुण। और अब बात करेंगे, प्रदेश भर में आज से सभी स्कूल खोले जाएंगे। क्लास पहले की तरह सामान्य तौर पर लगेंगे और पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। वहीं आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला किया था, लेकिन एक बार फिर अब स्कूल अनलॉक होंगे। तो वहीं इसे लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा।
स्कूल खोलने के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। तो वहीं जबलपुर में अभिभावकों का कहना है कि यह निर्णय सही नहीं है। बात समझ में नहीं आती कि 50% की क्षमता क्या होती है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन 50% आएंगे और कौन नहीं आएंगे। भाई अभी कोरोना का समय चल रहा है, हर घर में कोरोना के 2-2 4-4 पेशेंट। आप हर घर की बात कर रहा हूँ मैं। और जब कोरोना का इतना एक तीसरी लहर हमारे पूरे देश प्रदेश में है, तो सरकार को इतनी जल्दी क्यों है स्कूल खोलने की? ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। मेरे को लगता है जैसे बाकी प्रदेशों में स्कूल खुल रहे हैं तो उसका देखे देखी अपने सरकार ने भी ये गलत डिसीजन लिया है। पहले जब कोरोना कम था और 1000 केस थे तब स्कूल बंद कर दिए गए, और आज जब 6 या 8000 केस अभी भी मौजूद हैं, जबलपुर में लगातार 500 प्लस केसेस जा रहे हैं और आज स्कूल खोलने का निर्णय है। शासन की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। हमारे स्कूल सब तैयार हैं। जब भी आदेश आता है, जिस भी तारीख से कहा जाएगा, शासन निर्णय लेगा, उस तारीख से स्कूल चालू हो जाएगा। और संवाददाता अरुण एक बार फिर से जुड़ गया। अरुण, देखा जा रहा है कि जब केस शुरुआत हो रही थी, केस सामने आ रहे थे कोविड के, तब स्कूल बंद कर दिए गए, और अब जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम देख पा रहे हैं हजारों से ज्यादा की तादाद में मामले सामने आते हैं प्रत्येक शहर से, तो उसके बाद अब स्कूल खोले जा रहे हैं, विरोध भी हो रहा है इसका। बिल्कुल सही बात है। जब अभी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी कोरोना है वो गया नहीं है और लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक जो 50% क्षमता की बात है, उसमें भी कौन से बच्चे स्कूल जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे, अधिकांश अभिभावकों ने, जब पिछली बार भी स्कूल खोले गए थे तब भी कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। ऐसे में डर तो है, खतरा भी है, क्योंकि अभी भी जो 15 से 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इंदौर में ही अभी 50,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूल खोलना एक तरह से खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनको वो घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और उसमें वो रम भी गए थे, लेकिन अब उनको स्कूल की फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और आज से जो स्कूल खुले हैं उसमें उनको पहुंचना पड़ेगा। और अब इसके लिए स्कूल जो प्रशासन है वो भी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर देगा और वो उन्हें भी बच्चों को स्कूल बुलाएगा। ऐसे में बच्चों के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं को चालू अगर रखा जाएगा तो बच्चे बहुत कम संख्या में स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि अधिकांश जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अभी भेजने की पक्ष में नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। और अभिभावकों में थोड़ी सी नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि स्कूल खोले जा रहे हैं, 50% किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि कौन बच्चे स्कूल जाएं, कौन बच्चे ना जाएं। अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। आज से कांग्रेस का घर घर चलो अभियान शुरू होने जा रहा है। देवास से कमलनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत, जहां प्रदेश भर में घर घर जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो इस अभियान की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। कमलनाथ अभियान की शुरुआत देवास से करेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जैसे कि पहले कार्यकर्ताओं को बूस्टअप भी किया गया है, कार्यकर्ताओं के साथ कई बार चर्चा भी की गई है, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता जो उनके अंतर्गत बूथ आते हैं वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत करे। प्रदेश भर में घर घर कांग्रेस पार्टी पहुंचने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने इस मुलाकात के बाद बताया कि ग्वालियर चंबल में प्रस्तावित अटल एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों को बैठक में दूर करने पर बात हुई। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस वे और 5 शहरों के रिंग रोड के अलाइनमेंट पर भी बात हुई। भोपाल इंदौर में ऐसे रिंग रोड हैं जिसके पास आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। के निर्माण के बारे में चर्चा हुई है। लैंड एक्विजिशन से संबंधित जितने मामले थे वो बैठ के हमने उनको रिजॉल्व किया है। नर्मदा एक्सप्रेस वे पे चर्चा हुई है। 5 शहरों के जो रिंग रोड बनने थे उनके बारे में अलाइनमेंट वगैरह फाइनल किए हैं, उन पे हम तेजी से काम करेंगे। कुछ शहर हमारे ऐसे थे जिनके बीच से नेशनल हाईवे जाते थे, लेकिन अब बाईपास बन गए हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की थी, NHAI की थी
कि वो जो रोड शहर से जाते थे उनको एक बार वो ठीक करके शहरों को दे, उसके बारे में चर्चा हुई है। और इन सभी विषयों पर नितिन जी ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सबका समाधान निकाला है और रोड के क्षेत्र में तेजी से काम होगा। तो जितने NHAI से संबंधित मुद्दे थे उन पर हमारी चर्चा हुई है। विशेषकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में ऐसे रिंग रोड जिसके आसपास हम आर्थिक गतिविधियाँ लॉजिस्टिक हब से लगा के इंडस्ट्रियल टाउनशिप, अलग अलग क्लस्टर विकसित करें, उनके बारे में चर्चा हुई है। तो काफ़ी उपयोगी चर्चा रही। माननीय नरेंद्र सिंह जी भी हम लोग साथ थे चर्चा में और तेजी से मध्य प्रदेश इन सब विषयों में आगे बढ़ेगा। सब कुछ टाइम बाउंड है कि कब तक काम पूरा होगा? अलग अलग चीज़ों का अलग अलग समय तय है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने सभ्यता, संस्कृति और शासकों के शासनकाल के बारे में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ताजमहल एक अनमोल कृति थी, लेकिन उसे बनाने वालों के हाथ काट दिए गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनाने वालों को पूजा, उनका सम्मान किया। दरअसल ताजमहल के माध्यम से या पत्थरों पर उकेरी हुई कलाकृतियों के माध्यम से उस वक्त की सभ्यता और संस्कृति भी उकेरी जाती है और कार्य की पद्धति भी उकेरी जाती है और व्यक्ति का आचरण भी उकेरा जाता है। ताजमहल एक ऐसी कृति थी जो अनमोल कृति थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए। इसमें दोनों बातें थी, अनमोल कृति भी थी, कारण भी था और कार्य का तरीका भी था। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बनाया और उसके बाद में जाके जिन्होंने बनाया वाराणसी में उनका सम्मान किया। अब ये दो चीजें हैं, उकेरने के बाद में, पत्थर पे कलाकृति उकेरने के बाद में हमें हमारी जो उस वक्त गवर्न करते हैं उनके कार्य की पद्धति क्या थी, संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, ये भी ध्यान में आती। और इसलिए अलग अलग समय पर सभी ने अपनी उड़ान भरी है। किसी शायर ने कहा भी है कि यूं दूर बैठ करके आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। राज्यपाल ने कोरोना काल और चंबल इलाके में बाढ़ के वक्त उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्यों की जमकर सराहना की। निकाला गया, अभी रेस्क्यू का एक फोटो मैंने गृह मंत्री का भी देखा। जब देखते हैं टीवी पर तो हमारा गृह मंत्री ऐसा भी है क्या जो खुद अपनी जान को भी परवाह किए बिना दूसरी के सुरक्षा के लिए तत्पर है। मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए 12,591 सैनिक कर्मचारी और अधिकारी को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया गया। सोनू सूद की दरियादिली से कौन वाकिफ नहीं। अब सोनू ने रीवा के उस मजबूर शख्स के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जो एक हादसे में अपने हाथ गंवा चुका है। दरअसल मऊगंज विद्युत विभाग कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी के पद पर पदस्थ पवन तिवारी का विद्युत कनेक्शन जोड़ते वक्त एक हाथ बुरी तरीके से झुलस गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को एक हाथ काटना पड़ा। शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद उसने हार मान ली, लेकिन एक ट्वीट मिलते ही सोनू सूद मदद के लिए हाजिर हो गए। अब पीड़ित का इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में किया जाएगा, जिसका पूरा जिम्मा सोनू सूद ने उठाया है। अभिनेता ने रीवा के रेलवे स्टेशन पहुंचे बैकायदा से बाकायदा वीडियो कॉल पर बात की और उसे इलाज कराने के लिए तैयार किया। इस दौरान अभिनेता सोनू सूद ने उसके ठीक होने के बाद उसके साथ बाइक के पीछे बैठकर रीवा की सैर करने की इच्छा जाहिर की। वहीं पीड़ित इलाज के लिए जयपुर रवाना हुआ है। हमारा 5 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया था और जिससे मेरा हाथ नाक में कटा यहाँ से जाने के बाद मेरा पहले संजय गांधी हॉस्पिटल में, उसके बाद अगस्त क्रांति मंच के द्वारा हमको यहाँ से रेफर कराया गया नागपुर के लिए और नागपुर में पूरा हमारा इलाज हुआ। और इसके बाद अभी मैं आज सूरत के लिए रवाना हो रहा हूँ। सोनू सूद जी
सीहोर के रेहटी में कुलार नदी में शिवलिंग मिला। इसकी खबर जैसे ही गांव में फैली तो पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया। ये शिवलिंग तब मिला जब कुलार नदी के किनारे खुदाई चल रही थी और उसी दौरान ये शिवलिंग दिखाई दिया। इस गांव में कई जगह ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी बिखरी पड़ी हैं। दमोह में तेंदुए का रेस्क्यू विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बीते रविवार को तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बांधा गया 5,000 कीमत का बकरा ही लापता हो गया। अब बकरे के ही चोरी होने के बाद रेस्क्यू के लिए लगाए गए करीब 50 कर्मियों का दावा भी खोखला होता दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे पिंजरे से बकरा गायब हो गया, इसका जवाब अब वन विभाग के पास नहीं है। हमला कर दो, अरे भागो हमला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।